आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा इंडियन पॉलिटी का 25 क्लास है। आज हम आप लोगों को 25 क्लास पढ़ाने जा रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों को, वह हमारा है उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। यानी उच्च न्यायालय के कौन कौन से क्षेत्राधिकार हैं एवं कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, इससे संबंधित हमारा आज का क्लास होगा। और आज की क्लास में हम उन्हीं पॉइंट्स को, उन्हीं जो फैक्ट को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। तो आज का क्लास हमारा पीसीएस, यूपी पीसीएस या अदर स्टेट के पीसीएस, आरओ, यूपी ट्रिपल एससी या अन्य एग्ज़ाम जहाँ पे जीएस का रिक्वायरमेंट है, उन सभी एग्ज़ामों को दृष्टिकोण से हमने ऐसे फैक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। हम उन्हीं फैक्ट को आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ। इसके पहले वाले क्लास में 24 क्लास में, इंडियन पॉलिटी के 24 क्लास में हमने उच्च न्यायालय से संबंधित उसका जो उच्च न्यायालय का गठन और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो योग्यताएँ हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, उनका शपथ कौन दिलाता है, कौन नियुक्ति करता है, तो इस सब से संबंधित हमने इसके पहले वाले क्लास में अच्छे से आप लोगों को पढ़ाए हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए, और वीडियो देख करके आप लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमारी वीडियो के लिंक को आप शेयर करिए प्लीज़। आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ। तो उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ यानी कि उच्च न्यायालय के कौन कौन से क्षेत्राधिकार हैं, यानी किस किस क्षेत्र में इनको अधिकार दिया गया है कार्य करने के लिए। तो ये जो है, इसमें जो चार ऐसे जो है क्षेत्राधिकार हैं जिन क्षेत्र में जो है इनको शक्तियाँ प्राप्त है। उच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है उसमें है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से संबंधित इनको जो है कौन कौन से प्रारंभिक क्षेत्राधिकार दिए गए हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है, इसका मीनिंग है कि कोई भी वाद या विवाद, कोई भी समस्या जो डायरेक्ट जो है उच्च न्यायालय में जाए तो वह जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहलाता है। यानी उच्च न्यायालय का वह क्षेत्राधिकार, वह अधिकार, उच्च न्यायालय का वह अधिकार जिसमें वह उस मामले से संबंधित सुनवाई डायरेक्ट अपने पास उसको मंगवा कर सुनवाई उस पर करता है। तो ऐसे इसको जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय को पूरा अधिकार होता है कि वह उस समस्या से संबंधित कार्रवाई करे हो, मतलब अपनी सुनवाई करे हो। ठीक, जैसे मूल अधिकार जो है, राज्य में यदि मूल अधिकार से संबंधित कोई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं तो मूल अधिकार या जो है डायरेक्ट जो है उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए जाता है, जिसमें उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है उच्च न्यायालय, और उसको जो है रिट जारी करके उस जो है मूल अधिकार से संबंधित जो भी वाद विवाद होता है उसको सॉल्व करता है। तो ये जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है। यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय की शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह उससे संबंधित जो भी जो है वाद विवाद है जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, वह डायरेक्ट जो है उसको अपने पास बुला के अपने सॉल्व करता है वो। ठीक, तो हमें देखना है आगे कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं। उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कौन है जिसके तहत वह सुनवाई डायरेक्ट करता है। ओके, तो इसको जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। ओके, रिट जारी करने का अधिकार, यानी ये रिट भी जारी कर सकता है। रिट जारी करने की शक्ति भी उच्च न्यायालय के पास होती है। यानी उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट, दोनों जो है मूल अधिकार के उल्लंघन पर, यदि मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो जो है रिट जारी कर सकते हैं। उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी किया जाता है, जबकि हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकार से संबंधित वाद विवाद पर रिट जारी करता है। ओके, तो ये जो है रिट जारी करने की शक्ति भी उच्च न्यायालय को प्राप्त है। ओके, अपीली क्षेत्राधिकार, ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें जो है डायरेक्ट अपील उच्च न्यायालय में किया जाता है, उसको आगे हम देखेंगे कौन कौन से क्षेत्र है जिससे संबंधित समस्याओं का अपील जो है डायरेक्ट हाई कोर्ट में किया जाता है।
तो ये जो है अपील क्षेत्राधिकार मतलब होता है कि किसी भी समस्या को जो है अपील करना उच्च न्यायालय में। तो यह जो उच्च न्यायालय का अधिकार होता है वो अभी किसी भी समस्याओं को जो है उसको सुनवाई स्वयं करता है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी समस्या से संबंधित अपील उच्च न्यायालय में कर सकता है। तो आगे हम आप लोगों को बताएंगे कि अपीली क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय से संबंधित कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जिसपे उच्च न्यायालय में डायरेक्ट जो है अपील किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। तो प्रशासन से संबंधित उच्च न्यायालय का क्या क्या अधिकार है, क्या क्या क्षेत्र है, क्या क्या शक्तियां हैं। तो प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन शक्तियां उच्च न्यायालय को प्राप्त है और उस क्षेत्र पर उच्च न्यायालय अपना सुनवाई करता है। ऐसे कौन कौन से प्रशासनिक क्षेत्र हैं इसको हम आप लोगों को अभी बताएंगे इसको। ओके, नेक्स्ट है न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है और सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन, तो न्यायिक पुनर्विलोकन हाई कोर्ट को भी प्राप्त है और सुप्रीम कोर्ट दोनों को जो है यह अधिकार है कि वह न्यायिक पुनर्विलोकन कर सके। ओके, तो ये 4 ऐसे क्षेत्राधिकार हैं जिस क्षेत्र पे उच्च न्यायालय का शक्ति प्राप्त है। ओके, ऐसे 4 क्षेत्राधिकार हैं, ऐसे 4 क्षेत्र हैं जिनमें जो है उच्च न्यायालय को शक्तियां प्राप्त हैं। तो अब हम आगे जो है आप लोगों को एक एक करके पूरा अच्छे से इसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। एक एक क्षेत्राधिकार को हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, तो पहला है हमारा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय के अंतर्गत प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो उसको हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या क्या आता है उच्च न्यायालय के अंतर्गत, तो इसको हम आप लोगों से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ओके, तो उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के संबंध में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल अधिकार से संबंधित सुनवाई कर सकता है। यह उच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो मूल अधिकार से संबंधित यदि उल्लंघन होता है तो किसी व्यक्ति को यह मूल अधिकार के अंतर्गत उल्लंघन हो रहा है तो वह व्यक्ति डायरेक्ट उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए जा सकता है। और उच्च न्यायालय का यह जिम्मेदारी है कि मूल अधिकार से संबंधित ऋण उच्च न्यायालय प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जारी करता है। ओके, तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के संबंध में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों से संबंधित यदि कोई वाद विवाद उत्पन्न होता है, कोई समस्या होता है, तो मूल अधिकार से संबंधित सुनवाई उच्च न्यायालय में किया जाता है। ओके, सीधे उच्च न्यायालय में कार्यवाही के लिए जा सकता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मूल अधिकार से संबंधित कोई भी वाद विवाद उत्पन्न हुआ हो तो ऐसे समस्या को डायरेक्ट उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए जा सकता है। ओके, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मूल अधिकार से संबंधित जो भी वाद विवाद उत्पन्न हुआ है उस समस्या को समाधान करने के लिए 5 रिट जारी करता है। ओके, तो अगली क्लास में हम आप लोगों को जितने रिट होते हैं 5 रिट जारी करता है उच्च न्यायालय भी और सर्वोच्च न्यायालय भी। 5 रिट से संबंधित हमारा एक अलग से क्लास होगा, उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कौन कौन से रिट जारी करता है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकार से संबंधित और कौन कौन से रिट में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। इससे संबंधित हम आप लोगों को एक वीडियो क्लास बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। ओके, तो यहाँ खाली आप लोग यही समझ लीजिए कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल अधिकार के उल्लंघन पर उच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी किया जाता है। ओके, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। और यह जो रिट जारी करने का अधिकार है यह उच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। ओके, नेक्स्ट है यदि लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव से संबंधित विवाद उत्पन्न होता है तो विवाद भी उच्च न्यायालय में जा सकता है। उच्च न्यायालय में सुनवाई सुने जा सकते हैं। ओके, लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव से संबंधित विवाद भी उच्च न्यायालय में सुने जा सकते हैं। यदि लोकसभा एवं विधानसभा से संबंधित चुनाव, जो लोकसभा चुनाव होता है विधानसभा चुनाव होता है, उससे संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न हो, यदि विवाद उत्पन्न हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में वह विवाद भी उच्च न्यायालय में जा सकता है। ओके, तो लोकसभा एवं
विधानसभा के चुनाव से संबंधित कोई भी वाद विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे समस्या को भी उच्च न्यायालय में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुनवाई के लिए जा सकता है। ओके, तो ये जो है उच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार था जो हम आप लोगों से अभी डिस्कस किए। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार संबंधित दो ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिसमें जो है उच्च न्यायालय को शक्ति प्राप्त है सुनवाई करने के लिए। ओके, तो अगला हमारा होगा अपीली क्षेत्राधिकार। तो अपील से संबंधित कौन कौन से ऐसे क्षेत्राधिकार है जहाँ पे अपील जो है डायरेक्ट हाई कोर्ट में किया जा सकता है, इसको हम आप लोगों को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए प्लीज। अगला है उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार में अगला है अपीली क्षेत्राधिकार। तो अब अगला हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं कि अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित कौन कौन से क्षेत्र में उच्च न्यायालय में अपीली क्षेत्राधिकार प्राप्त है, यानी किस किस क्षेत्र में जो है अपील डायरेक्ट जो है उच्च न्यायालय में किया जा सकता है। तो अपील से संबंधित कौन कौन से क्षेत्राधिकार हैं हाई कोर्ट का, ये हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ओके, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय की अपील सुनता है। उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट होते हैं वो अपने से नीचे वाले जो जितने भी कोर्ट होते हैं उन कोर्ट से संबंधित जो भी निर्णय दिया जाता है, यदि उस निर्णय को अपील दोबारा करना हो तो उस निर्णय की अपील हाई कोर्ट में किया जा सकता है। अपीली क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकता है। यानी किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में यदि किसी भी मामले की सुनवाई कर दिया गया है और उस पर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दे दिया गया है, तो यदि उसको जो है पुनः जो है अपील करना है, यदि उसको दोबारा अपील करना है तो कहाँ करेगा अपील हो, तो वो जो है दोबारा अपील हाई कोर्ट में किया जा सकता है। ओके, इसलिए जो है अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है वह अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकता है। यह जो है अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है, यानी अपने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में किया जा सकता है। ओके, तो यही यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप लोग अपने कापी में नोट कर लीजिए। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय की अपील सुनता है। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय की अपील सुनता है। ओके, यदि अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय की अपील करना हो तो इसकी अपील डायरेक्ट हाई कोर्ट में किया जा सकता है और यह जो है क्षेत्राधिकार है हाई कोर्ट का, इसकी सुनवाई में हाई कोर्ट करता है। ओके, किस किस क्षेत्र में अपील से संबंधित अधिकार प्राप्त है, यानी अधीनस्थ न्यायालय यदि दीवानी क्षेत्र में कोई निर्णय दिया हो, अधीनस्थ न्यायालय यदि दीवानी क्षेत्र में कोई निर्णय दिया हो तो इससे संबंधित निर्णय की अपील दोबारा जो है उच्च न्यायालय में किया जा सकता है। यदि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दीवानी से संबंधित किसी मामले पर यदि निर्णय दे दिया गया है तो उस निर्णय के विरुद्ध दोबारा अपील उच्च न्यायालय में किया जा सकता है। ओके, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि दीवानी से संबंधित अधीनस्थ न्यायालय को द्वारा यदि इस पर निर्णय दे दिया गया हो तो इस निर्णय को दोबारा अपील उच्च न्यायालय में किया जा सकता है। ओके, यदि फौजदारी से संबंधित कोई मामला है और इस मामले को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कोई निर्णय दे दिया गया हो तो इस निर्णय की अपील उच्च न्यायालय में किया जा सकता है। ओके, इसको आप लोग अपने कॉपी नोट कर लीजिए। फौजदारी क्षेत्र में भी अपील से संबंधित क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय को प्राप्त है। नेक्स्ट है राजस्व संबंधी मामले से संबंधित जो भी राजस्व संबंधित जो भी मामले उत्पन्न होते हैं, यदि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उससे संबंधित निर्णय दे दिया गया हो, राजस्व से संबंधित निर्णय दे दिया गया हो तो उच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दोबारा अपील उच्च न्यायालय में राजस्व संबंधी समस्याओं या मामलों पर किया जा सकता है। पहले उच्च न्यायालय में राजस्व संबंधी मामलों से संबंधित
यह अधिकार नहीं था अपील करने का। यानी राजस्व संबंधित यदि कोई निर्णय आ गया है तो इसके निर्णय के विरुद्ध जो है अपील उच्च न्यायालय में पहले नहीं किया जाता था। लेकिन अभी हाल ही में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राजस्व संबंधी मामले पर अपील उच्च न्यायालय में करने का प्रावधान संविधान में किया गया। ओके, तो ये जो है तीन ऐसे क्षेत्र हैं जिसपे जो है अपील उच्च न्यायालय में किया जा सकता है। दीवानी, फौजदारी, राजस्व संबंधी मामले। दीवानी, फौजदारी, राजस्व संबंधी मामले पर अपील डायरेक्ट उच्च न्यायालय में किया जा सकता है। यदि कोई सत्र न्यायालय किसी मामले पर किसी को मृत्यु दंड दे दिया है, यदि कोई सत्र न्यायालय या सेशन कोर्ट किसी भी व्यक्ति को किसी भी मामले में यदि उसको मृत्युदंड दे दिया हो, सत्र न्यायालय के द्वारा मृत्युदंड उसको दे दिया गया हो, तो ऐसे मृत्युदंड की पुष्टि उच्च न्यायालय के द्वारा होना अति आवश्यक होता है। और यह भी अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। उच्च न्यायालय के अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इसको आप लोग एक बार फिर सुन लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि यदि सत्र न्यायालय के द्वारा सेशन कोर्ट के द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी मामले में कोई भी मामला उत्पन्न हो और उसमें किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया गया हो, यदि सत्र न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया गया हो, तो इस मृत्युदंड की पुष्टि उच्च न्यायालय में होना आवश्यक होता है। ठीक, यह भी जो है अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय के आता है। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में पुनः अपील किया जा सकता है। यदि उच्च न्यायालय के द्वारा एकल न्यायाधीश के कोई किसी भी मामले में निर्णय दे दिए हैं, यदि उच्च न्यायालय के द्वारा एकल न्यायाधीश या एक न्यायाधीश के द्वारा कोई भी किसी भी मामले पर अपना निर्णय दे दिए हैं, तो उस निर्णय को पुनः अपील उच्च न्यायालय में किया जा सकता है। यह भी उच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको आप लोग एक बार दोबारा सुन लीजिए कि यदि उच्च न्यायालय में किसी एक न्यायाधीश के द्वारा किसी भी मामले पर यदि सुनवाई कर दिया गया है और निर्णय दे दिया गया है, तो उस निर्णय के विरुद्ध भी अपील उच्च न्यायालय में किया जा सकता है। यानी उस निर्णय पर दोबारा सुनवाई उच्च न्यायालय में किया जा सकता है। ओके, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में पुनः अपील किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध भी हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है। जितने भी अधिकरण हैं, चाहे वह केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण हो या अन्य अधिकरण हो, सभी अधिकरण पर अपील का जो क्षेत्राधिकार है, अपील की जो शक्ति है, वह उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध, यदि कोई जरूरी नहीं है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण हो, कोई भी अधिकरण हो, यदि अधिकरण का कोई निर्णय है तो उस निर्णय की अपील हाई कोर्ट में किया जा सकता है। ओके, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध भी हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है रिट जारी करने की शक्ति। उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का जो रिट जारी करने की शक्ति है, यह अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इनको शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो किस कंडीशन में रिट जारी करता है? मूल अधिकार को लागू कराने से संबंधित ये जो है रिट जारी करता है। 5 रिट होते हैं, 5 रिट उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय भी मूल अधिकार को लागू कराने से संबंधित जारी कर सकता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे उच्च न्यायालय की शक्ति अधिक है मूल अधिकार को लागू कराने में कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत जो मूल अधिकार पर रिट जारी करने की शक्ति दी गई है संविधान के द्वारा,
और जो उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 में जो शक्ति दी गई है मूल अधिकार के लागू कराने से संबंधित, तो ये जो है अधिकार जो रिट जारी करने का है, मूल अधिकार से संबंधित रिट उच्च न्यायालय भी जारी करता है और सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से अधिक पावर जो है उच्च न्यायालय को दिया गया है रिट जारी करने की, रिट जारी करने से संबंधित। ओके, इसको आप लोग अपने कापी में नोट कर लीजिएगा। रिट जारी करने की शक्ति जो उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति है वह अनुच्छेद 226 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 226 में कहा गया है कि मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए उच्च न्यायालय 5 रिट जारी करता है। उच्च न्यायालय मूल अधिकार को लागू कराने से संबंधित 5 रिट जारी करता है। कौन कौन से रिट जारी करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेक्षण, पांचवा अधिकार पुच्छा। तो ये पांच रिट हैं जो उच्च न्यायालय के द्वारा मूल अधिकार को लागू कराने से संबंधित जारी करता है। ओके, और यह जो रिट जारी करता है उच्च न्यायालय, यह अनुच्छेद 226 से संबंधित है। ठीक, तो ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं और एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। हमने उन्हीं फैक्ट को यहाँ पे डिस्कस किया जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। अब अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए प्लीज। अगला है हमारा प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, यानी प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है, इसको हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। ओके, तो प्रशासनिक क्षेत्राधिकार से संबंधित कौन कौन सी शक्तियां उच्च न्यायालय को प्राप्त है, इससे संबंधित हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को प्रशासनिक से संबंधित क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यानी प्रशासनिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 226 में दिया गया है। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय का जो प्रशासनिक क्षेत्राधिकार है, इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 227 में किया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 227 में कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 227 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय को प्रशासनिक संबंधित क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। ठीक, तो उच्च न्यायालय को प्रशासनिक संबंधित क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 227 में। ओके, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरणों के अधीक्षण, यानी कि उच्च न्यायालय प्रशासनिक क्षेत्राधिकार से संबंधित उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य प्रणाली से संबंधित देखरेख करता है। यानी कि अपने अधीनस्थ न्यायालय में जो भी नियम कानून बनते हैं, जो भी नियम और प्रारूप बनाए जाते हैं, यह उच्च न्यायालय के द्वारा ही बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि उच्च न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के जो शुल्क होते हैं, तो उसका निर्धारण भी, शुल्कों का निर्धारण, जैसे वकील जो होते हैं सरकारी, तो उनको जो है कितना वेतन दिया जाएगा, जो लिपिक होते हैं उनको कितना वेतन दिया जाएगा, इसका निर्धारण भी उच्च न्यायालय प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करता है। लेकिन ऐसे शुल्कों का निर्धारण जो उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा, इसका अनुमोदन राज्यपाल के द्वारा होना चाहिए। यदि राज्यपाल अनुमोदन कर दे तब उच्च न्यायालय जो शुल्क निर्धारित करते हैं वह लागू होता है। ओके, तो ये जो प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 227 में दिया गया है। इसमें कहा गया है उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायाधिकरणों के अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायाधिकरणों के अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। यानी कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं और जो न्यायाधिकरण होते हैं, ट्रिब्यूनल जो होते हैं, न्यायाधिकरण जो होते हैं, उनके जो है कार्य प्रणाली का अधीक्षण करने की शक्ति हाई कोर्ट को प्राप्त है। ओके, जैसे हाई कोर्ट उसमें क्या क्या कर सकता है, तो हाई कोर्ट के द्वारा जो वहाँ के विवरणी जो होते हैं,
तो बीओडी का मांग कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय से उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से बीओडी की मांग कर सकता है। ठीक, और जो बीओडी मांग सकता है किसी भी समय उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय से। ऐसे न्यायालय है जो साधारण नियम एवं प्रारूप बना सकता है। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायाधिकरणों के लिए साधारण नियम एवं प्रारूप बना सकता है। तो ऐसे न्यायालयों है साधारण नियम एवं प्रारूप बना सकता है। कौन? हाई कोर्ट। ओके, नेक्स्ट, अन्य न्यायालयों के शुल्कों, जो अन्य न्यायालय होते हैं, जैसे अधीनस्थ न्यायालय हो, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, सेशन कोर्ट होते हैं, न्यायाधिकरण होते हैं, तो उनके जो है लिपिक जो होते हैं, लिपिक अधिकारियों तथा अधिवक्ताओं को जो शुल्क दिया जाता है, लिपिकों, अधिकारियों तथा अधिवक्ताओं को जो शुल्क दिया जाता है, इन शुल्कों को निर्धारित उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसका अनुमोदन राज्यपाल के द्वारा होना चाहिए। यदि राज्यपाल इन शुल्कों को, जो हाईकोर्ट शुल्क दे रहा है, हाईकोर्ट के द्वारा जो शुल्क दिया जा रहा है लिपिकों या अधिकारियों तथा अधिवक्ताओं को, उनको जो है राज्यपाल अनुमोदित होना चाहिए। उन शुल्कों को राज्यपाल अनुमोदित करे कि हाँ इतना शुल्क लिपिकों को देना चाहिए, तब जो है हाईकोर्ट इसको कर सकता है। ठीक, तो अन्य न्यायालयों के शुल्कों को नियत कर सकता है, यानी कितना शुल्क दिया जाएगा, कितना शुल्क लिपिक अधिकारियों तथा अधिवक्ताओं को दिया जाएगा, इसका निर्धारण हाईकोर्ट के द्वारा किया जाता है और इसका अनुमोदन राज्यपाल से होना चाहिए। राज्यपाल का अनुमोदन आवश्यक होता है। ओके, राज्यपाल का अनुमोदन आवश्यक होता है। इसको आप लोग अपनी काफी नोट कर लीजिए। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। ओके, नेक्स्ट है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के अंतर्गत उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को शक्तियाँ प्राप्त है। यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन उच्च न्यायालय भी कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय भी कर सकता है। ठीक, तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट दोनों को प्राप्त है। हाई कोर्ट को भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है और सुप्रीम कोर्ट को भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन है क्या। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, इसका अर्थ आप लोगों को हम समझाने जा रहे हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन से अंतर्गत, न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट दोनों किसी भी जो संसद होते हैं, यदि संसद के द्वारा कोई कानून बनाया गया है और वह कानून संविधान के अनुरूप नहीं है, यदि संसद के द्वारा कोई कानून बनाया गया है और वह कानून संविधान के अनुरूप नहीं है, तो ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित कर सकता है। या जो है पुनर्विलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के अंतर्गत, सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के अंतर्गत वह संसद के द्वारा बनाए गए कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। किस आधार पे? यदि वह कानून संविधान के अनुरूप नहीं बना है। यही न्यायिक पुनर्विलोकन है। जबकि राज्य में हाई कोर्ट को जो न्यायिक पुनर्विलोकन दिया गया है वह विधानमंडल के द्वारा यदि कोई कानून पारित किया जाता है और वह कानून संविधान के अनुरूप नहीं है, तो उसे हाई कोर्ट असंवैधानिक घोषित करता है। ठीक, यदि उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर देता है तो वह कानून समाप्त हो जाता है। तो यह पावर न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत आता है। तो हाई कोर्ट को भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, हाई कोर्ट को भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है और सुप्रीम कोर्ट को भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। इसको आप लोग अपने कापी में इसको नोट कर लीजिएगा कि संसद एवं विधानमंडल के कानून को भी असंवैधानिक घोषित कर सकता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट संसद के कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ओके, और विधानमंडल के कानून को असंवैधानिक हाई कोर्ट के द्वारा घोषित किया जाता है। ठीक है, तो संसद एवं विधानमंडल के
कानून को भी असंवैधानिक घोषित कर सकता है। कौन? हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट संसद के कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट विधानमंडल के कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। किस आधार पे? यदि वह कानून संविधान के अनुरूप नहीं बना है। ठीक, तो ये जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। ओके, तो आज के क्लास में हमने आप लोगों से डिस्कस किया। आज के क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस किए हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ। तो कौन कौन से क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट के और कौन कौन से क्षेत्राधिकार हैं हाई कोर्ट के एवं कौन कौन से शक्तियाँ प्राप्त हैं, इससे संबंधित आज हम आप लोगों को इस क्लास में अच्छे से पढ़ाए हैं और उन्हीं फैक्ट को हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। हम उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। अब हम अगले क्लास में इंडियन पॉलिटी से संबंधित एक नए चैप्टर के साथ हम आप लोगों को अगले क्लास में पढ़ाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग अपना सहयोग इसी प्रकार बनाए रखिएगा, क्योंकि आप लोगों का सहयोग मिलेगा तभी हमें जो है एनर्जी मिलेगी, कार्य करने की शक्ति मिलेगी और हम अच्छे से जो है आप लोगों को पढ़ाएंगे। इसलिए आप लोग अपना सहयोग हमें दें और हमारे इस वीडियो के लिंक को आप मैक्सिमम शेयर करिए और अपने दोस्तों को कहिए कि हमारे इस वीडियो के लिंक को आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बगल में होता है, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय से आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो आज की क्लास में इतना है। अब इसके आगे हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।